आज की क्लास मौर्य वंश से होने वाली है और आज हम इस क्लास में मौर्य वंश की स्थापना कब हुई और मौर्य वंश में कुल कितने शासक थे और मौर्य वंश की स्थापना होने में किसका सबसे महत्वपूर्ण हाथ था, इन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक छोटी सी और बढ़िया सी नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्य वंश के बारे में, देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी ना, वो आपकी 322 ईसा पूर्व में हुई थी और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो राजा थे, धनानंद जो थे, उनको उन्होंने पराजित किया। और कब किया? जब ये 25 वर्ष के थे, यानी 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो शासक थे, ठीक है ना, उन धनानंद, उनको उन्होंने पराजित कर दिया और पराजित करके कह सकते हैं कि मगध की गद्दी पर ये बैठ गए और तब जाकर के आपका मौर्य वंश की स्थापना हुई। यानी मौर्य वंश में कुल 3 शासक थे, जिसमें पहले जो शासक थे, जो कि उसके संस्थापक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके पुत्र जो थे वो थे आपके बिंदुसार और उनके जो पुत्र थे वो थे आपके अशोक। जिसमें कह सकते हैं कि मौर्य वंश में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसिद्ध था तो वो आपके अशोक थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है ना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, ये चाणक्य के बहुत करीबी थे और चाणक्य के साथ कह सकते हैं कि यह मिल करके उन्होंने 25 वर्ष की आयु में आज से कह सकते हैं कि 322 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, नंद वंशीय जो शासक थे धनानंद, उनको उन्होंने क्या किया, पराजित किया और मगध के कह सकते हैं गद्दी पर ये बैठ करके मौर्य वंश की उन्होंने स्थापना की, ठीक है ना। और बात करें मौर्य वंश के शासन काल में, जो सैलुकस थे ना, सैलुकस जो था राजा था, उसने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है ना। ये दूसरी पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश के शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सैलुकस ने किसको भेजा था राजदूत बना के? मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भेजा था। और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्षों का क्या पड़ा था, बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था। यानी अकाल, ठीक है ना, लोग कह सकते हैं कि भूख से, प्यास से, मतलब कह सकते हैं कि उस समय लोग बहुत मरे थे उनके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मतलब 12 साल का अकाल किसके शासन काल में पड़ा था? तो यह आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में आपके 12 कह सकते हैं कि वर्षों का, मतलब कह सकते हैं कि भीषण अकाल पड़ा था। उसके बाद कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद जो जैन धर्म के एक संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु, जैन धर्म में एक संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के साथ ये कहां चले गए? श्रवण बेलगोला ये चले गए और वहीं पर बताया जाता है कि इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद, देखिए मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो आपके बिंदुसार थे। तो बिंदुसार ने कह सकते हैं कि मगध की गद्दी को उन्होंने संभाला, ठीक है ना। मगध की गद्दी को संभालने वाले कौन थे? बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। और उसके शासन काल में, यानी जो बिंदुसार थे ना, उनके शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। जो तक्षशिला था उसमें 2 विद्रोह हुए और जिन्हें दबाने के लिए, यानी उन विद्रोहों को दबाने के लिए सबसे कह सकते हैं कि उसने पहले क्या किया, सुसीम को एवं बाद में अशोक को भेजा। यानी सुसीम को और बाद में उसने किसको भेजा? अशोक को भेजा, ठीक है ना। तो अशोक उनके पुत्र थे, ठीक है ना, आपको मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। आगे इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसमें बिंदुसार में कह सकते हैं कि बिंदुसार का जो शासन काल था कोई बहुत ही कह सकते हैं कि जानने वाला नहीं है, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही कोई प्रसिद्ध नहीं था। मतलब बिंदुसार ने कोई बहुत ऐसी प्रसिद्धि वाली कोई काम उन्होंने नहीं किया था। अशोक जो थे वो काफी, मतलब कह सकते हैं कि प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन बिंदुसार में जो अगला टॉपिक है वो है कि यहां पर दिया है कि सीरिया थे, सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टॉलमी ने डायनीसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब ये जानने वाला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आपके
क्या कहते हैं सेल्यूकस थे, उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था, ठीक है ना। और वहीं पर बिंदुसार के शासनकाल में ये जो सीरिया के जो शासक एंटीयोकस थे, ठीक है ना, उन्होंने किसको भेजा था, डायमेकस को भेजा था। और मिस्र के जो शासक टॉलमी थे, उन्होंने ये डायनिसस को उन्होंने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे हम बोर्ड पे देख करके, ठीक है ना। अब इसके बाद जो उसके अगले जो शासक हैं वो है अशोक, यानी अशोक के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए अशोक जो थे ना, ये आपके मौर्य वंश में कह सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। अशोक ने 273 यानी 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है ना। काफी कह सकते हैं कि ज्यादा इनका शासनकाल रहा है। बाकी मतलब इनके जो उनके दादा थे और उनके जो पिताजी जो थे, उनके अपेक्षा अगर देखा जाए तो इनका जो शासनकाल था वो काफी ज्यादा था, ठीक है ना। ये 273 से लेकर के 332 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। किसने, अशोक ने। अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। जैसे ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन मतलब अपने गद्दी पर वो बैठा था। अशोक के बारे में आपने एक चीज और सुना होगा, एक चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध। ऐसा माना जाता है कि जो कलिंग का युद्ध था वह अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मतलब अशोक अपने जीवन में जितनी कह सकते हैं कि प्रसिद्धि हासिल की वह कलिंग युद्ध के बाद की है, यानी अच्छाइयों में अशोक का जो नाम आया वह कलिंग युद्ध के बाद से आया था। कलिंग युद्ध में जब उन्होंने बहुत सारी हत्याएं देखी तो उनका कह सकते हैं कि मन बदल गया था, और मन बदलने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म के अपनाने के साथ साथ उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने काम किए थे। लेकिन कब हुआ था, ये कलिंग के बाद हुआ था। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो इनके पॉइंट में क्या बता रहा है कि 99 भाइयों की हत्या करके ये सिंहासन प्राप्त किया था इन्होंने। किसने, अशोक ने। यह भी इसमें है कि अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, जब इनका राज्य अभिषेक हुआ तो राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। देखिए अभी कलिंग की मैं बात कर रहा था। कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत भी लिया, ठीक है ना। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मतलब इसके यानी कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, यानी बुद्ध के शरण में गए थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, यह बोल करके वह बुद्ध के शरण में चले गए थे। यह भी बताया गया है इसमें, अगला जो पॉइंट है, कहा जा रहा है कि अशोक का जो नाम 4 अभिलेखों, जो अशोक का जो नाम है वो 4 अभिलेखों, जिसमें से पहला अभिलेख है वो आपका है मास्की, दूसरा आपका है गुजरा, और तीसरा आपका है नट्टुर, और चौथा आपका है उडेगेलम। उडेगेलम में मिलता है, यानी इन 4 जगहों से अशोक का नाम जानने को मिलता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तम नगर की स्थापना की, यानी अशोक ने ही कश्मीर में श्रीनगर की और नेपाल में देवपत्तन स्थान की क्या की थी, नगर की स्थापना की थी। वह इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने जनता के नैतिक कल्याण के लिए अभिलेख खुदवाए, ठीक है ना। अभिलेख उन्होंने खुदवाए थे, इंस्क्रिप्शंस खुदवाए थे उन्होंने, बनवाए थे, तथा उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगवाया था उन्होंने, यानी अभिलेख उन्होंने बनवाए थे। बड़े बड़े पत्थरों पे उन्होंने क्या किया था, कुछ उन्होंने लिखवाया था, गुदवा करके उन्होंने लिखवा दिया था, और उसे अपने राज्य के अलग अलग जगहों पर उन्होंने क्या किया था, लगवाया था, ठीक है ना। और यह भी इसमें बताया जा रहा है कि अशोक ने अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण की थी। मतलब इस लिपियों में उन्होंने क्या किया था, अभिलेखों को लिखवाया था। जबकि सभी स्तंभ लेख, जो सभी स्तंभ के जो लेख थे वो प्राकृत भाषा में ही है, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें, अशोक ने सांची के स्तूप और सारनाथ के स्तूप तथा तक्षशिला के स्तूप का निर्माण करवाया, और तथा बराबर पहाड़ियों पर गुफाएं निर्मित करवाकर आजीवकों को दान किया, ठीक है ना। यह अशोक ने किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में अनेक प्रचारक भेजे थे,
यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को देश विदेश उन्होंने भेजा था। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को उन्होंने कहा श्रीलंका भेजा था, किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे टॉपिक में देखने को मिल सकता है। देखिए, अशोक के बाद कुषाण शासक बना, ठीक है ना। अशोक के बाद कुणाल, सॉरी, ठीक है ना, कुषाण नहीं, कुणाल। तो अशोक के बाद कुणाल शासक बना और इस वंश का अंतिम शासक बृहद, कौन था? बृहद्रथ, ठीक है ना, बृहदत्त था। और अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शंगु ने शुंग वंश की स्थापना की। यानी शुंग वंश की स्थापना जो आपके बृहद थे उनकी मतलब हत्या करके मतलब की गई। और जो पुष्यमित्र थे वह शुंग ने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया तथा भरहुत स्तूप का निर्माण कराया, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला जो है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो पुष्यमित्र था ना, वो पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित जो 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, यानी नष्ट करवा दिया था। 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अशोक के द्वारा बनवाए गए मतलब स्तूपों में से 84,000 स्तूपों को उसने नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था, ठीक है ना। और यह जो इसके जीवन में कालिदास ने मालविका त्रिमित्रम ग्रंथ की क्या कहते स्थापना की थी। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो ये जो अभी टॉपिक आपने देखा, यह आपके मौर्य वंश से था। यानी मौर्य वंश के कुल यहां पर 3 शासकों के बारे में आपने देखा, जिसमें से पहला आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। लेकिन यह भी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उस स्थापना में सबसे बड़ा अगर किसी का सहयोग था तो वो चाणक्य का था। और ऐसा भी है, अगर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ न होते तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना नहीं कर पाए होते, क्योंकि चाणक्य की जो कूटनीतिक जो ज्ञान है उसके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। उसके बाद उनका जो पुत्र बिंदुसार ने शासन किया, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने शासन नहीं किया। और उसके बाद अशोक थे, तो अशोक ने भी शुरू में बहुत कह सकते हैं कि साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य के विस्तार में बहुत सारे नरसंहार किया उन्होंने। लेकिन अशोक ने जो कलिंग का युद्ध कह सकते हैं कि जब उन्होंने किया, तो उसमें जो नरसंहार उन्होंने देखा, उस नरसंहार की वजह से अशोक का मन क्या हो गया? विचलित हो गया। और अशोक धर्म के रास्ते पे चलने के लिए कह सकते हैं कि तत्पर हो गया। और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना करके बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया और समाज के नैतिक कह सकते हैं कि कार्यों में, समाज के अच्छाइयों में, समाज के कह सकते हैं कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य भी कराए। तो इस तरह से ये 3 जो शासक थे मौर्य वंश के, महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना। तो आई थिंक यह टॉपिक आप लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करेंगे इतिहास के एक नए टॉपिक में, जो कि मौर्योत्तर काल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तब तक के लिए आज मैं आप लोगों से क्या करता हूँ? विदा लेता हूँ, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।